सॉल्व किया जा सकता है। तो हमारी सबसे पहली हेडिंग बेसिक मैथमेटिक्स में बेटा डिफरेंशिएशन है ना। तो ऐसे ऐसे करके हम टारगेट करेंगे, बीच बीच में जैसे जैसे समय मिलेगा तो मैथ्स आपको मैं धीरे धीरे पढ़ा दूंगा जितना भी है। सबसे पहला टॉपिक है डिफरेंशिएशन, हेडिंग डाल लो और इसके साथ लिखेंगे हम क्या कि रेट ऑफ चेंज है ना। डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज बदलाव की दर है ना। मेरा वॉइस स्लो है या लो है, लो आ रहा है क्या वॉइस? नॉस नहीं सर आ रहा है। तो थोड़ा करेक्ट कर सकता हूँ मैं अगर ट्राई करूँगा तो, बट बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते क्योंकि माइक नहीं है बेटा मेरे पास, उसको अरेंज कर लूँगा मैं। अभी मैं एक्चुअली ना मैं अपने मम्मी पापा के घर पे हूँ है ना, गुड़गांव में नहीं हूँ मैं। तो जो बच्चे मेरे को जानते हैं मैं वहाँ पे पूरा अप्रेंटिस से पढ़ाता हूँ, बट यहाँ पे अभी मेरे पास वो सिस्टम है नहीं। चलो, तो डिफरेंशिएशन क्या बोलेंगे, इट इज रेट ऑफ चेंज, बदलाव की दर है ना। कोई चीज बदल रही है किसी चीज के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लो आप लोग बच्चे थे, आप जब बच्चे थे तो छोटे थे है ना, फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो समय के साथ आप लोग बदलते चले गए, आपका आकार बढ़ गया, बड़े हो गए है ना, 12th में हो गए, धीरे धीरे 11th में, 12th में, राइट। तो ये जो बदलाव आया वो किसके साथ चेंज हुआ, किस चीज के साथ आप बदले, समय के साथ, यस और नो? यस सर। आपका बदलाव यस आपने सर। महसूस किया वो यस। यस टाइम के साथ चेंज, राइट। तो ऐसे अगर कोई भी चीज चेंज हो रही है, भी चीज आप नेचर में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है तो उसका हम देखते हैं रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फिजिकल क्वांटिटी, राइट। अब वो फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि एक्स वाई बदल रहा है एक्स के बदलने पर है ना। जैसे मान लो मैं वाई को एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिख दूं, आपने ये सबने देखा होगा ना, वाई इज इक्वल टू 2x+1, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, यस, वाई एक्स का एक फंक्शन है। तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बदलेगी क्या वाई की वैल्यू भी बदलती जाएगी बेटा, बदलेगी, यस। यस तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू यस बदलेगी सर। वैसे वैसे वाई की वैल्यू को भी बदलना होगा। तो एक्स की वैल्यू के बदलाव के साथ वाई की वैल्यू बदल रही है। तो क्या मैं एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता हूँ कि एक्स के अंदर कितना बदलाव आएगा और उसके करस्पॉन्डिंग वाई में कितना बदलाव आएगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एक्स। कि एक्स के अंदर एक सर्टेन चेंज आया, मान लो एक्स की वैल्यू 1 से बढ़कर 2 हो गई, तो y की वैल्यू कितने से बढ़कर कितनी होगी, अभी बताओ मुझे कैलकुलेट करके। मान लो x पहले 1 था तो y कितना होगा जब x 1 रहेगा, तो क्या होगा बेटा, x की वैल्यू अगर 1 रखें तो y कितनी आएगी, 3 आएगी। अगर x 1 तो इसका मतलब y आपका 3 है। अगर x की वैल्यू 2 हो जाए, 1 से बढ़कर 2 हो गई, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5। 5 5 तो y में कितना बदलाव आया 5 बेटा, तो चेंज इन y 2 इज 2 का सर। 2, चेंज इन x इज 1 है ना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे चेंज इन वाई, डेल्टा वाई, वाई की वैल्यू में कितना चेंज आया, 5 - 3 यानी कि 2। और एक्स की वैल्यू कितना बदली थी इस ड्यूरेशन में, एक्स में 1 से बढ़कर 2 हुई थी तो 1 आया। तो क्या मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बता सकता हूँ कि एक्स में 1 यूनिट बढ़ाने पर वाई कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, यस। जब मैं एक्स की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करता हूँ तो वाई की वैल्यू कितना बढ़ रही है, 2 से बढ़ रही है ना। तो इसी को यस सर। ऑफ वाई with respect to change of x is equal to delta y by delta x, change in y divided by change in x। और यही क्या कहलाता है, यही लगभग कहलाता है डिफरेंशिएशन। यही चीज जो है वो लगभग क्या कहलाती है, डिफरेंशिएशन। अब मैं लगभग क्यों बोल रहा हूँ बेटा, देखो जब मैं इसका प्लॉट आपको एक बार थोड़ा समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि ये लगभग बोलने का मतलब क्या है। आपने एक ऐसा टर्म सुना होगा, मैथ्स जब आप पढ़ रहे थे तो आपने टर्म सुना होगा जिसमें हम लगभग बोलते हैं। लगभग कहाँ यूज करते हैं, व्हेन वी स्टडी अबाउट लिमिट्स। जब हम लिमिट्स को पढ़ रहे होते हैं तो बोलते हैं ना लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, यानी कि एक्स की वैल्यू लगभग 1 बराबर है, राइट। तो उस समय हम बोलते हैं कि डेल्टा एक्स। लेकिन अगर इस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को डिफरेंशिएट ना हो कि मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन, तो उस केस में मैं एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दूंगा बेटा कि लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि जो एक्स में बदलाव आएगा जब मैं ये चीज स्टडी कर रहा हूँ, जब मैं ये रेट ऑफ चेंज देख रहा हूँ वाई में विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उस समय कितना रहेगा, लगभग 0 के बराबर है ना। तो आई एम लुकिंग एट द चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स
इन अ वेरी इनफाइनाइटसिमल इंटरवल, एक बहुत सूक्ष्म इंटरवल के बीच में हम उसके लिए बात कर रहे हैं। यानी कि बीच में जो वैल्यू चेंज हुई एक्स की वैल्यू, वो कितनी चेंज हुई, बहुत चेंज में। यानी मैंने अभी यहाँ तो एक्स को 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया, बट जब मैं लिमिट की बात करूंगा तो उस केस में मैं बोलूंगा कि बेटा एक्स जो है ना, मान लो 0.0001 था, वो बढ़कर कितना हो गया, 0.0002 हो गया। तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंट आपने देखा, वो इंक्रीमेंट कितना है, कम है कि ज्यादा है, कम है। ये इंक्रीमेंट कितना है, कम कम है कि है। ज्यादा है, काफी कम है। तो इस इंक्रीमेंट को, यानी मैं डेल्टा एक्स कम। की वैल्यू लिखूं तो लिख सकता हूँ 0.002 माइनस 0.001। अगर कैलकुलेट किया जाए तो कितना है, जीरो। तो ये वैल्यू जीरो के काफी करीब है ना। अभी थोड़ा डिले आ रहा है इसके, हाँ 0.001, ये वैल्यू जीरो के काफी नजदीक है। यानी कि चेंज इन एक्स, मैंने जो चेंज एक्स में जो चेंज किया वो काफी कम था। तो उसके क्या चेंज, क्या कर सकते हैं हम, एक्स की जगह एक बार 0.002 डाल देंगे, है ना, फिर एक्स की जगह एक बार 0.0001 डाल देंगे, और फिर वाई में जो भी चेंज आया उसको डेल्टा वाई कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर डेल्टा एक्स तो आपको पता ही था ये था। तो इस केस में जब एक्स की वैल्यू काफी कम चेंज हुई है तो उस चीज को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, है ना। और मोटे मोटे शब्दों में क्या बताया आपको, डिफरेंशिएशन होता है क्या है, रेट ऑफ चेंज, कि एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के रिस्पेक्ट में किस हिसाब से बदल रही है, उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। हमारे लिए इतना ही जरूरी है। अब एक और चीज होती है, अगर यहाँ तक समझ आया तुम्हें, ये बताओ, ये समझ आया बेटा। यस सर, समझ गया। यस सर। यार एक यस बात सर। बताओ, कब बच्चे बोल रहे हैं, मैं ये बोल कम, जो ऐसे लेगा रे, बोलना पड़ेगा आपकी वॉइस क्लास में। ये सर आवाज मेरी कट रही है वॉइस आपकी। ब्रेक हो रही है, आवाज कट रही है यस यार। सर। अब सोल्यूशन क्या यस है, सर। इंस्टेंटली क्या यस। एक सेकंड में वीडियो करके देखता हूँ, इफ दैट इज, अब बेटर हो तो बताना, सही है तो। इज इट बेटर नाउ, यस। अभी नहीं है, यस सर। बेटर है, चलो ठीक है। तो अब देखो, एक एक तरीका और भी है। हाँ बोल दिया गूगल ने कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। चलो लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट, फिर क्या करें, फिर ये कर सकते हैं। एम आई ऑडिबल बेटा, एम आई ऑडिबल बेटा, एम आई ऑडिबल यस बेटा, सर। यस सर। यस सर। ठीक है ना, ठीक है ना। यस। यस सर। अभी देखते हैं, ठीक है? चलो, तो यहाँ तक समझ आया आप लोगों को, यस सर। ठीक है। यस सर। अब डिफरेंशिएशन को ना एक और चीज भी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, जब हम ग्राफ को देख रहे होते हैं तो डिफरेंशिएशन को एक तरीके से और भी जानते हैं, उसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप ऑन एनी ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिफरेंशिएशन, या रेट ऑफ चेंज को ही स्लोप रिप्रेजेंट करता है। जैसे अभी आप देखो, वर्टिकल एक्सिस पे क्या है, वाई है कि एक्स है, वर्टिकल एक्सिस पे वाई है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, वाई है। हॉरिजॉन्टल पे एक्स। तो अब मैं अगर बात करूं कि एक्स की वैल्यू एक्स नोट से बढ़ाया, कितना बढ़ाया, डेल्टा एक्स के बराबर बढ़ाया, ये नोट डेल्टा एक्स, राइट। तो चेंज डेल्टा एक्स, तो उस करस्पॉन्डिंग वाई में कितना चेंज आएगा। तो देखो भाई, पहला पॉइंट ये था, पॉइंट ए, और दूसरा पॉइंट पॉइंट ए से, तो वाई में कितना चेंज आया, देखो वाला वाई सर ना, सर आपकी वॉइस सर वॉइस क्रैक हो रही है। वाइस यस ब्रेक सर, हो एक रही है, शब्द अभी भी समझ हो नहीं रही है। है, तो वेट करना पड़ेगा, इंटरनेट का कुछ जुगाड़ करते हैं।
शो भी नहीं हो रहा है क्या ये नेटवर्क का?
हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल बेटा? Yes, sir. ठीक, चलो भाई, आज तो दुखी कर लिया यार इंटरनेट ने। अभी भी टैब तो अभी भी ज्वाइन नहीं हो रहा था। क्या हो गया यार इसको? कल नहीं आएगी भाई दिक्कत ना। और तो मैं काफ़ी दिन में देखा यहाँ पे चल ही नहीं रहा है। तो डिफरेंशिएशन को हम पढ़ सकते हैं किस तरीके से बेटा? डिफरेंशिएशन कैन बी आल्सो लुक्ड एट एज अ स्लोप ऑन द कर्व। अभी आ रही है आवाज मेरी? Yes. से सुन, है ना? Yes, sir. दिक्कत आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप बता तो हम रुक जाएंगे ना। तो ये समझना जरूरी है, ठीक है बेटा? तो मैंने x की वैल्यू को चेंज किया डेल्टा x, और उसके करस्पॉन्डिंग मुझे चेंज मिला y में डेल्टा y। तो यहाँ पर जो आपको अल्फा वैल्यू दिख रही है ग्राफ में, आपको अल्फा दिख रहा है? ये अल्फा ही क्या है? ये अल्फा ही एंगल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि x की वैल्यू डेल्टा x जब बदली है तो y की वैल्यू डेल्टा y बदल है, ठीक है? ये अल्फा एंगल क्या होता है? स्लोप ऑन द ग्राफ। यही स्लोप को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो जब आप स्लोप की बात करोगे, जब आप डिफरेंशिएशन की बात करोगे, तो ग्राफ पर कैसे दिखेगा आपको? स्लोप एट ए गिवन पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन एट दैट पॉइंट, ठीक है? तो दूसरा टेक अवे ये है कि जब ग्राफ पर हम देखेंगे तो स्लोप ऑन द ग्राफ इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, राइट? तो ग्राफ पे स्लोप क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएशन कहलाएगा, ठीक है? और रेट ऑफ चेंज को क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन बोलेंगे। इतनी बात समझ आई आपको? Yes, sir. Yes. ठीक है। अब देखो, कुछ है ना हमारे पास बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं डिफरेंशिएशन, है ना? कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो हमें याद रखने पड़ेंगे कि इनके बेसिस पे हम डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहला फॉर्मूला मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये कि डी बाई डी एक्स यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे सी, जैसे जैसे एक्स बदलेगा तो सी की वैल्यू में क्या बदलाव आएगा, है ना? मान लो सी है, सी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो सी इज इक्वल टू मान लो 2 है, तो 2 एक कॉन्स्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, है ना? Yes, sir. तो अगर मैं Yes, x sir. की वैल्यू में बदलाव करूंगा तो क्या कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी। कांस्टेंट का मतलब No. ये होता है ना कि वैल्यू चेंज ना हो, है ना? किसी भी इनपुट के साथ वैल्यू चेंज ना हो, उसी को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। तो c की वैल्यू में कभी भी बदलाव Yes. नहीं आएगा, है ना? c की वैल्यू में बदलाव नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। भाई जब चेंज ही नहीं होगा तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा? रेट ऑफ चेंज बोलते हैं ना हम 0. डिफरेंशिएशन। तो अगर किसी चीज में कोई बदलाव ही नहीं आ रहा, कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? रेट ऑफ चेंज 0 हो 0. जाएगा। 0 चेंज हो रहा है समय के साथ या किसी भी गिवन वैल्यू के साथ, तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो चीज क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो सबसे पहला हो गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन या डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू इज 0। अब जैसे मान लो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, मैं बोल दूं कि y इज इक्वल टू 2 पाई, तो y इज इक्वल टू 2 पाई। अब मैं आपको बोलूंगी मुझे निकालो dy बाई dt निकालो, क्या y टाइम के साथ चेंज होगा बेटा? हो No, नहीं sir. होगा, क्योंकि y की वैल्यू कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? यहाँ पे कांस्टेंट है ना? y इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई इज ए कांस्टेंट वैल्यू, तो वो बदलेगी नहीं, चाहे समय के साथ बोलो तो भी सर बोलोगे कि 0 है। मैं बोल दूं dy बाई dx बता दो,
तो क्या x के साथ वैल्यू बदलेगी y की? बिल्कुल नहीं बदलेगी, इसको भी 0 बोल दूं। अगर मैं बोल दूं कि y का रेट ऑफ चेंज किसी और मान लो कोई भी रैंडम वेरिएबल ds, कोई दिक्कत नहीं, ये भी 0, क्योंकि y एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसी हिसाब से उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा, तो चेंज ही नहीं आएगा, तो रेट ऑफ चेंज क्या रहेगा? हमेशा 0 रहेगा। समझे? Yes, sir. जैसे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर बोला जाए कि मैं आपको दो केस 1 देखो और ये देखो केस 2। केस 1 में आपके पास एप्पल्स रखे हैं, ठीक है, केस 1 में आपके पास एप्पल्स रखे हैं, और केस 2 में आपके पास 2 किलोग्राम्स का एक वेट रखा है, 2 किलोग्राम्स का, राइट। अब जो एप्पल्स हैं इनके ऊपर धूप गिर रही है ना, ये कहाँ रखे हैं बेटा? धूप में रखे हैं, ठीक है, सनलाइट आ रही है इनके पास, एप्पल्स पे भी आ रही है और इस 2 किलोग्राम के आयरन वेट पे भी आ रही है, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या समय के साथ एप्पल्स का वजन कम हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. क्यों? क्यों Yes, कम sir. होगा? क्यों कम होगा? क्योंकि वो सूख जाएंगे ना धूप में, है ना, Shrink हो जाए. श्रिंक, Shrink. वाटर एवेपोरेट हो जाएगा। तो अगर वेट ऑफ एप्पल्स की बात की जाए तो क्या वेट ऑफ एप्पल एक कांस्टेंट फंक्शन है कि वेरिएबल है? वेरिएबल हो गया, क्योंकि समय के साथ जैसे उसमें Variable. अब 2 kg का आयरन ब्लॉक है, क्या इसका वेट भी चेंज होगा धूप में कि नहीं होगा? No, sir. Sir. नहीं No, होगा, No, sir. sir. है ना। तो अगर मैं समय के साथ इसका वेट का चेंज बोलूं कि भाई इसके अंदर इसका वेट था dw/dt बताओ, तो आयरन के लिए कितना आएगा? 0 आ जाएगा, है ना, कि चेंज Yes, ही नहीं sir. हो रहा समय के साथ, राइट। अगर एप्पल्स की बात करें, मान लो वेट ऑफ एप्पल्स da/dt करें, एक ए क्या है यहाँ पे? ए इज वेट ऑफ एप्पल्स। तो क्या ये चेंज हो रहा है टाइम के साथ? हो रहा है, हो रहा है, तो क्या होगा? ये नॉन जीरो होगा इसका रेट, है ना। तो इतनी बात हमें समझ आती है। तो कांस्टेंट जब भी फंक्शन होगा, जैसे ये 2 किलोग्राम था, तो उसका जब कोई बदलाव नहीं आ रहा समय के साथ या इनपुट वेरिएबल के साथ, तो वहाँ पे क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन विल बी 0। तो पहली बात समझ आती है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं, है ना, समय के साथ या किसी गिवन वैल्यू के साथ कैसे कैसे चीजें बदल रही हैं, राइट। ओके, सेकंड देखो फॉर्मूला, d/dx ऑफ x टू द पावर n, है ना। x एक वेरिएबल है, राइट, x एक वैल्यू है, वेरिएबल है, जिसकी पावर n का आपको डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, कि x की पावर n x के हिसाब से किस तरीके से चेंज होगी, है ना। x की पावर n में रेट ऑफ चेंज क्या आएगा व्हेन वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x और वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ x। यानी कि अगर मैं x के अंदर चेंज की बात करूं कि जैसे ही x डेल्टा x बदलेगा, तो x की पावर n में कितना चेंज आएगा, इसके अंदर चेंज कितना आएगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो हाउ कैन आई फाइंड आउट? आई कैन टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन में ले लूंगा x के रिस्पेक्ट में, राइट। तो उसका फॉर्मूला है, अगर है ना इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखोगे वो भी मिल जाएगा, बट इट इज ऑलवेज इजी टू रिमेंबर दिस, है ना। अभी के लिए हमारे इतना ही काम का है, जैसे समय आएगा क्वेश्चन आएगा ना ग्राफ बेस्ड, तो मैं आपको समझा दूंगा वहाँ पे कि x का टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या है? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस, ठीक है। अब कैसे किया आपने? आपने किया कि जो पावर n थी, पावर को एक डिक्रीमेंट कर दिया, पावर की वैल्यू एक घटा दी, और जो इनिशियली वैल्यू थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया। यानी इसका अगर एग्जांपल देखा जाए, तो अगर मैं बोलूँ x टू द पावर 5 को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, क्या कर पाएंगे हम? Yes, sir. कैसे करेंगे? देखो Yes, वही sir. लगाओ, मैंने क्या फॉर्मूला था? d/dx ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या था? सब लोग बताओ। n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? x टू द पावर 5 में n की वैल्यू क्या है? n इज इक्वल टू 5 है। तो हम क्या करेंगे अब? d/dx ऑफ इस फॉर्मूला को यूज करके अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख दूंगा? n की जगह 5 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, n माइनस 1 बोले तो 5 माइनस 1, 5 तो क्या हो minus जाएगा? 5 एक्स टू द पावर X की पावर 4, 4. 4. है ना, 5 इंटू एक्स की पावर 4। तो ये क्या मिला मुझे? ये आंसर तो आ गया आपका, ये बट आया किस चीज का आंसर है? ये है क्या? ये क्या है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ
x टू द पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x, कि जैसे जैसे x में बदलाव आएगा तो x की पावर 5 किस रेट से चेंज करेगी। वो रेट क्या है बेटा, 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। आप कैलकुलेट करके देख लो, है ना, आप वैल्यूज डाल के देख लो। कैसे चेक कर सकते हैं, अगर इस चीज़ को वेरीफाई करना हो कि आंसर सही भी है कि नहीं, इसको कैसे चेंज कर सकते हो आप, करो x की पावर 5 में क्या बदलाव आएगा जब x की वैल्यू बढ़ाई जाएगी या घटाई जाएगी। ठीक है, अब ये बदलाव ना बिल्कुल छोटा होना चाहिए। नहीं, x के अंदर जो डेल्टा x की वैल्यू थी वो क्या थी, क्लोज टू जीरो थी। तो मैं अगर आपको बोलूं कि x की जगह एक बार रख लो, मान लो x1 इज इक्वल टू 1.000 रख लो, और x2 रखोगे, क्या रखोगे, 1.001। ठीक है, फिर फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट करोगे, x1 टू द पावर 5, यानी कि 1.000 की पावर 5 फाइंड आउट करो, और इधर फाइंड आउट करो 1.001 की पावर 5। फिर दो वैल्यू आ जाएंगी। फिर आपको क्या करना है, आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है। रेट ऑफ चेंज कैसे आएगा कि भाई x टू द पावर 5 में क्या चेंज आया, यानी कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन x। चेंज इन x बोले तो 1.001 माइनस 1.000। तो ये जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे ये किसके बराबर आनी चाहिए, ये आएगी आपकी, इट विल बी इक्वल टू 5 इंटू एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी एवरेज ऑफ द टू, जो दो वैल्यू है ना उनका एवरेज। तो दोनों का वैल्यू का एवरेज क्या निकाल सकते हैं बेटा, क्या रहेगा, 1.000 प्लस 1.001 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ गया आपका 5x टू द पावर 4। तो इसकी पावर 4 कर दोगे तो ये दोनों वैल्यू जो है ना ये इक्वल आएंगे। अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको प्रूफ भी मिल जाएगा इसका कि 5x टू द पावर 4 ही क्यों आया, है ना। तो रेट ऑफ चेंज आपको इस तरीके से मिलता है, इसका ग्राफिकल प्रूफ भी होता है। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, अब ये मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया किसको, x टू द पावर 5 को, किस वैल्यू पे, 1.0005 पे, ये वैल्यू पे, क्योंकि इनका एवरेज जब निकालोगे ना ये वाला, तो ये एवरेज 1.005 आएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x, रेट ऑफ चेंज ऑफ x टू द पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल्स टू 1.005, वो क्या आएगा, वो आएगा इसके बराबर 5 इंटू दिस, है ना। और इन जनरल बात करें तो क्या आता है, इन जनरल तो ये आ गया था हमारा 5x टू द पावर 4। अब जिस भी वैल्यू ऑफ x पे आप निकालो वो वैल्यू ऑफ x सीधा यहाँ रख दो, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, आपको रेट ऑफ चेंज निकालना था, आपको फॉर्मूला पता था। तो आपने, मैंने बोला कि x टू द पावर 1 पे निकालो क्या रेट ऑफ चेंज आएगा x की पावर 5 में, तो आप सीधा x की जगह 1 रखो, तो 5 इंटू 1 की पावर 4, तो क्या आएगा 5। रेट ऑफ चेंज ऑफ x टू द पावर 5 व्हेन x इज इक्वल टू 1 इज 5। ठीक, तो यहाँ से दूसरा फॉर्मूला समझ आता है। कितने बच्चों को समझ आया, अभी गिव मी थम्स अप अभी तक की जो कहानी है। ठीक है, अब हम पढ़ क्यों रहे हैं ना, एक दो क्वेश्चन आपको कराऊंगा तब समझ आएगा। ठीक है, उससे पहले इजी इजी क्वेश्चन कर लो। अब सिमिलरली उसी तरीके से मुझे इसका आंसर बताओ, अगर y इज 20x इक्वल टू 10x स्क्वायर होगा तो dy बाई dx क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अभी बताए ना, 10 इंटू n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 x की पावर n था ना, yes n क्या sir है यहाँ पे, 2 है ना, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, 2 माइनस 1। ठीक है, और ये कांस्टेंट था, 10 कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आता, कांस्टेंट को आप एज इट इज मल्टीप्लाई करके साथ में लिख सकते हो। तो इस चीज को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 20 एक्स की पावर 1 यानी 20x। तो dy बाई dx यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 20x, राइट। ये निकालो एक बार, अगर y इज इक्वल टू ये हो तो y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स, अगर ये हो y तो इसका रेट ऑफ चेंज निकालो, dy बाई dx बताओ, फॉर्मूला ऊपर लिखा है। कर पा रहे हो, yes sir Yes, sir. माइनस एक्स की पावर -2, माइनस एक्स की पावर -2। अभी देखते हैं,
देखो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वन बाई एक्स, और फिर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लिख दूँ इसको, प्लस वन बाई एक्स लिख दूँ, ठीक है। तो ये क्या आएगा, वन प्लस वन बाई एक्स, राइट बेटा। अब देखो इसमें एक चीज़ आ गई कि दो चीज़ें आपने दो आगे पीछे लिखे हो तो आपने बताया नहीं सर, तो हमने एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। जब मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, ये रूल बाद में भी लिख रखा है, बट अभी के लिए देखो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है जिसके अंदर दो वैल्यूज़ हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए, जब भी एडिशन है सब्ट्रैक्शन होगा तो पहले पहले वाली वैल्यू को डिफरेंशिएट कर दो, और फिर उसमें ऐड है तो ऐड एडिशन का निशान लगा के फिर दूसरे वाली वैल्यू को डिफरेंशिएट कर दो एक्स के हिसाब से, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास दो टर्म है, डी बाई डी एक्स ऑफ वन कितना होगा, 0. 0 होगा, क्योंकि वन इज अ, वन क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो Yes, ये sir. तो 0 आ गया मेरा। उसके बाद जो दूसरी वैल्यू थी, इसको मैंने वन बाय एक्स को लिख लिया एक्स की पावर माइनस वन, ठीक है। तो एक्स की पावर माइनस वन को अब क्या कर सकते हैं भाई, पहला तो 0 एज इट इज, फिर एक्स की पावर माइनस वन, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, माइनस वन है, तो यहाँ माइनस वन लिख लिया, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यानी माइनस वन माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन इंटू एक्स की पावर माइनस टू, राइट। बोलो Yes, sir. समझ आ रहा है तो यस बोलो, नहीं आ रहा तो दोबारा समझो, आ रहा है, ठीक है। तो देखो x की पावर Yes, माइनस sir. वन था, n की वैल्यू माइनस वन थी तो माइनस वन रख दिया, x की पावर माइनस वन तो x टू द पावर माइनस माइनस ऐड हुए तो माइनस टू हो गया, तो ये क्या आ गया, माइनस एक्स की पावर माइनस टू। और इसी को एक सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, नीचे जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया किसका, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स का, ठीक है। अब देखो इसको ना हम यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। बिफोर प्रोसीडिंग, ये बाद में बताएंगे अब आपको, इसको प्रोसीड करने से पहले ये देखो, ये नहीं, ये देखो, ठीक है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो एक बार, पढ़ो एक बार फिर सॉल्व करवाएंगे। Sir, option C. ऑप्शन सी अभी देखते हैं बेटा, ठीक है। बॉडी इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, where x is represent the displacement a b are constant values, right, the acceleration of the body is, अब देखो आपको क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट दे दिया ना, x क्या है, x रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन आपने पढ़ा था मोशन इन 1D में, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बताओ रेट, एक्सेलरेशन क्या होता है, Rate of change of velocity upon. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ Displacement. डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने क्या पढ़ा, रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डिफरेंशिएशन, यस। तो अब हम क्या करेंगे, पहले मैं ट्राई करूंगा कि वेलोसिटी फाइंड आउट करना, तो v निकालने के लिए क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dx बाई dt, x क्या था, डिस्प्लेसमेंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखा, तो dx बाई dt लिख दिया। अब x का मुझे वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, x की वैल्यू क्या दे रखी है, क्या दी है बताओ, at प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब, ठीक है।
अब मुझे डिफरेंशिएट करना है इस वैल्यू को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ए बी और सी क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट्स है। तो कॉन्स्टेंट हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट को क्या कर सकते हैं बेटा, बाहर ला सकते हैं, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन बाहर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ ए टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले हिसाब से खोल लिया इनको, ठीक है। माइनस साइन था तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ सी टी क्यूब। अब सी एक कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि टी यहाँ पे एक फंक्शन है ना, टी का डिफरेंशिएशन नॉन जीरो होगा, इसलिए कांस्टेंट बाहर आ रहा है। अगर अकेला कांस्टेंट होता तो जीरो हो जाता सीधा सीधा, बट 2 टाइम्स ऑफ टी 3 टाइम्स ऑफ टी ऐसे होगा ना। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 ऐसे रैंडम कोई भी वैल्यू होगी कांस्टेंट की, लेकिन वो वैल्यू टी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए हमें यहाँ पे इसको बाहर लाना पड़ेगा, हम उसको जीरो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ ए बाहर ले आए, ए कॉन्स्टेंट था, डी बाई डी टी ऑफ टी, ठीक है। फिर उसमें ऐड करेंगे सेकेंड टर्म, बी भी कॉन्स्टेंट है, बी बाहर आएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस साइन एज इट इज लिख दिया, फिर डी सी कॉन्स्टेंट था तो सी को बाहर ले आए, डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब। अब देखो, अब क्या करें बेटा, डी टी बाई डी टी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा ना। मैं इसको 2-3 तरीके से देख सकते हो, एक तो ऐसे कि डी टी बाई डी टी कट गया, ठीक है, या ये देख सकते हो कि सर रेट ऑफ चेंज डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, ये क्या होगा, हमेशा टी में आपने बदलाव किया, मान लो 2, तो ऊपर वाला भी 2 ही बदल जाएगा, 2/2 हमेशा 1 रहेगा। 3 बदलोगे तो ऊपर वाले भी 3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम तरीके से बदल रहे हैं, तो हमेशा इनका रेशो क्या आने वाला है, 1। तो 1 इन ए इंटू 1। फिर सेकेंड टर्म देखो, बी इंटू टी की पावर 2 था, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 2, तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस, याद करो उसको, तो क्या लिखेंगे 2 एज इट इज लिख लिया, फिर इंटू टी की पावर 2 माइनस 1, है ना। यस सर। और फिर थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म क्या है, c एज इट इज लिखा, d बाई डी टी ऑफ टी की पावर 3, तो t की पावर 3 में n की वैल्यू क्या है 3 है, तो n इंटू एन माइनस 1 होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो n क्या है यहाँ पे 3 है, t की पावर 3 माइनस 1। तो इसको सॉल्व कर लो तो आपको मिलेगा a, और यहाँ पे प्लस 2b टी माइनस 3c टी स्क्वायर, ये मिल गया। क्या मिला आपको, वेलोसिटी मिल गया, क्योंकि आपने निकाला है यहाँ से वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी। अब निकालना क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का पहले भी लिख दिया है क्वेश्चन में कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है। हमें ये भी पता है कि एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता है, एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी। तो अब जो वैल्यू आई मेरी, उसी को टाइम के साथ फिर से डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं। क्या आया मेरा वेलोसिटी का वैल्यू, a प्लस 2bt स्क्वायर माइनस 3ct स्क्वायर, ठीक है, ये आया 2bt माइनस 3ct स्क्वायर, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अब एक्सपेंड नहीं करे, डायरेक्टली बताओ पहले टर्म का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो 2bt, 2bt में 2b और t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, 2b है ना, dt बाई dt कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन एज इट इज, 3c कांस्टेंट था, t स्क्वायर जो है, t स्क्वायर का क्या करोगे, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ, 2t है ना, यस सर। 2t। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या आएगा 2b माइनस 6ct, ऐसा है हमारे पास कोई ऑप्शन, 2b माइनस 6c, यस सर, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, तो सी सही है हमारा फिर, है ना। लेकिन अभी देखो इतना लंबा हमने प्रोसेस किया, एक बार आपको हैबिचुएट हो जाओगे ना, तो डायरेक्टली जिन बच्चों ने जैसे 10-20 सेकंड में आंसर दे दिया था कि ऑप्शन सी सही है, तो वैसे आप कर पाओगे इसको, ठीक है। बट हमने क्या करा, एक एक चीज़ यहाँ पे देखी। अब जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो पूछो डाउट्स, नहीं तो फिर एक आसान सा सवाल दूसरा दूंगा, वो सोल्व करना है आपको। समझ आया?
Yes, sir. चलो अब अगला क्वेश्चन करो मेरे लिए। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला पता है आपको? लीनियर मोमेंटम का Yes, sir. मास इनटू वेलोसिटी है, Velocity. mv होता है ना। Mass लेकिन वो यहाँ पे यूज नहीं होगा, वो यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली मोमेंटम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है आपको, है ना। मोमेंटम ऑफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको दे रखा है, और फोर्स जो है वो निकालना है। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट t इक्वल्स टू 2। एक चीज होती है 11th में पढ़ी होगी, इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, पता है Yes, ना? sir. कि फोर्स sir. जो मोमेंटम होता है दैट कैन बी इक्वेटेड टू इम्पल्स ऑफ, इम्पल्स क्या होता है? फोर्स अप्लाइड फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी dp कैन बी इक्वल टू f dt। तो वहां से f आपका आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dp बाय dt, ठीक है। Sir, option A है। A. 6 meter. करो सब बच्चे अब इसको। ऑप्शन ए आ रहा है, देखते हैं। शिखा ए आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, मिस बा का भी ए आया है, शाबाश, है ना। तो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, अब मुझे क्या करना है? फोर्स के लिए सीधा क्वेश्चन ही लिख रहा है कि dp बाई dt निकाल दो जी, निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो d बाई dt ऑफ वैल्यू क्या है अपनी? t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, और ये वैल्यू कहाँ निकालनी है? t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो पहले तो ये देखेंगे क्या ये वैल्यू चेंज भी हो रही है कि नहीं टाइम के साथ, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो d बाई dt ऑफ t स्क्वायर क्या आएगा? 2t प्लस d बाई dt ऑफ 2t क्या आएगा? 2, और d बाई dt ऑफ 1 क्या आएगा? 0, क्योंकि कांस्टेंट है। तो यानी फोर्स का वैल्यू जो आ गया 2t प्लस 2 आ गया। तो क्या एक वेरिएबल फंक्शन है कि कांस्टेंट है? ये वेरिएबल है, क्योंकि टाइम के साथ ये बदलेगा। तो टाइम के साथ बदलेगा, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया कि t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पे आप फोर्स की वैल्यू बता दो। तो क्या करेंगे? t की जगह हम क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। 2 इंटू 2 प्लस 2 क्या आएगा? 4 प्लस 2 क्या आएगा? 6, और यूनिट क्या आएगा? Newton. न्यूटन क्यों आएगा? बताओ क्यों आएगा न्यूटन? Sir, force की बात कर रहे हैं। नहीं, उस फोर्स के तो किलो न्यूटन भी हो सकता था, मिली न्यूटन, मेगा न्यूटन, गीगा न्यूटन, कुछ भी हो सकता था। तो क्यों आएगा? उसका देखो दो रीजन है, दो नहीं एक ही रीजन है बेसिकली। मोमेंटम का जो यूनिट दिया वो ऐसा यूनिट है कि नहीं है? Yes, sir. मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। कुछ बच्चे ना मास का यूनिट ग्राम सोचते हैं, वो लोग बहुत कंफ्यूजन में जाते हैं। मास का ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम है ना। कुछ बच्चे सोचते हैं मास का ऐसा यूनिट ग्राम है, वो नहीं है भैया, किलोग्राम इज द ऐसा यूनिट। तो मास का ऐसा यूनिट दिया, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड दिया, ठीक है, ओके। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? Second. सेकंड्स। तो टाइम भी एसआई में दे रखा है, तो सब कुछ जब एसआई में दिया है तो हमारा आंसर भी क्या आएगा? ऐसा यूनिट में आएगा, तो न्यूटन आएगा, ठीक है। और दूसरा एक और रीजन भी है कि सर चारों ही ऑप्शन में न्यूटन दे रखा है, तो हम क्यों कैलकुलेट करें, तो हमारा तो आंसर 6 आ गया, बात खत्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कर पाओगे? कुछ Yes, बच्चे तो sir. ऑलरेडी जानते हैं, कुछ बच्चे जो नहीं आता वो बताओ, कर पाओगे? ठीक है, ये वाला और कर लो, आसान है, फटाफट से इसका आंसर बताओ। पार्टिकल मूविंग along x axis so that the x coordinate varies with time t according to equation। तो x जो है कोऑर्डिनेट x है, मतलब क्या है? x एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है ना। x एक्सिस पे ही मूव कर रहा है और x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज द गिवन फंक्शन। आपको वेलोसिटी निकालना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसका सब पार्ट है, खाली है, करो। अच्छा मुझे बताओ, वेलोसिटी क्या वेरिएबल फंक्शन आएगा कि कांस्टेंट आएगा? वेलोसिटी फंक्शन एक वेरिएबल फंक्शन आएगा कि कांस्टेंट आएगा? Sir, variable. Variable. ठीक है,
तो dv, जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे थे बेटा m1d में, जब आपने पढ़ा होगा तो उस टाइम dx by dt कौन सी वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस की एवरेज? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस। ना, रेट ऑफ चेंज जो होता है वो आपका इंस्टेंट पे, एक इंस्टेंट पे देखा जाता है, dx by dt जो आता है, क्योंकि यहाँ पे हम एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि dx by dt को भी जब लिखते हैं तो ऐसा लिखा ना हमने, भाई dx by dt कैन बी इक्वेटेड टू लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंडिंग टू, सॉरी डेल्टा t टेंडिंग टू, थोड़ा मेरी राइटिंग बिगड़ गई है ना, ऐसा लग रहा है, तो dx by dt कैन बी रिटन एज लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो और डेल्टा x बाई डेल्टा t। तो यहाँ पे जब डेल्टा t की लिमिट जीरो के बराबर है, यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, तभी हम रेट ऑफ चेंज लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो भी वेलोसिटी फंक्शन आएगा वो किसका आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, dx बाई dt की बात कर रहे हैं बेटा, तो हमें x एज ए फंक्शन ऑफ t दे दिया, तो कुछ नहीं करना, d बाई dt निकालना है। कैसे निकालोगे, x की वैल्यू रखो 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर। अब फिर से इंडिविजुअली एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इनका डिफरेंशिएशन कर लो। तो बताओ पहला टर्म क्या है यहाँ पे, जिनको नहीं आ रहा समझ, देखो ध्यान से, मन मन में दोहराओ बातों को। पहला टर्म क्या है, 2 है ना, फर्स्ट टर्म 2 है ना, 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर में पहला टर्म क्या है, 2 है। तो d बाई डी टी ऑफ 2, 2 इज ए कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, कांस्टेंट का जीरो। डिफरेंशिएशन 0, तो 0 लिख दिया। -5t का डिफरेंशिएशन करेंगे t के साथ तो क्या आएगा, -5 एज इट इज लिख लो। t का डिफरेंशिएशन dt बाई डी टी क्या आएगा, 1 dt बाई डी टी, ठीक है, प्लस 6t स्क्वायर, 6 तो एज इट इज लिख लिया, t स्क्वायर में n की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा आ गया वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या आएगा, -5 प्लस 12t, -5 प्लस 12t, ये मेरा आ गया क्या, वेलोसिटी फंक्शन। तो अब यहाँ पे देखो ये वेरिएबल फंक्शन है, यानी कि जैसे जैसे समय की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे वेलोसिटी बदलेगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन से टाइम पे पूछा है वेलोसिटी, क्वेश्चन में कैसे पता चला आपको जीरो पूछा है, जिन बच्चों को समझ नहीं आया ध्यान से सुनो, कैसे पता चला बेटा कि जीरो पे पूछा है, सर क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पूछी थी। इनिशियल बोला है ना, इसने बोल दिया कि फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियली ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है उसी पे हम टाइम जीरो लेते हैं, t इक्वल टू जीरो, तो इनिशियल वेलोसिटी में t इक्वल टू जीरो रख दो, तो v इज इक्वल टू -5 प्लस 12 इंटू जीरो, तो क्या वैल्यू आएगी फिर मेरी बेटा, वैल्यू आ गई -5। अब मैग्नीट्यूड तो आ गया, अब बच गया किसका पंगा, पंगा बच गया आपका क्या, यूनिट का। तो यूनिट कैसे आएगा, यूनिट भी हम नहीं देखेंगे, हम वैल्यू ही लिख देंगे, एक ही वैल्यू है तो -5। और वैसे भी देखोगे तो टाइम का आपको यहाँ कुछ नहीं दे रखा, तो टाइम जब जीरो ही है तो आप कोई भी यूनिट उसके साथ ले लो, और मीटर दे रखा है एक्स का यूनिट, तो मीटर पर सेकेंड हम मानेंगे, तो -5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। कितने बच्चों का ऑप्शन ए आया था, एक बार हैंड रेज करो, या अभी निकाल लोगे, समझ आ गया हैंड रेज करो कि हाँ सर ये सब कर पाएंगे, ठीक है। बाकी जिनको नहीं आया वो डाउट्स पूछो, जो समझ नहीं आया वो डाउट्स पूछ लो। तो ये कर पा रहे हो आप, है ना। सेम क्वेश्चन है, जिनको नहीं आया पिछला समझ, वो इसी को अप्लाई एक बार फिर से कर लो, इसको फटाफट से करके आंसर बताओ, तो इसको मैं जल्दी सॉल्व करा दूंगा। पार्टिकल स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट, इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय दिस। देखो अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इतना सिंपल वाला यूज होता है, जो बच्चे इसको नहीं कर पाते वो ध्यान रखो कि 10-15 सवाल कर लोगे उसी से हो जाएगा तुम्हारा, है ना। इसमें तो कुछ टफ भी नहीं आ रहा, सीधा रेट ऑफ चेंज dx बाई डी टी ऐसे करते जा रहे हैं। आंसर बताओ फटाफट इसका। आया आंसर बेटा,
सर एक मिनट। देखो जिनको दिखाई नहीं दे रहा हो देखो, थीटा इज गिवन एज दिस, आपको ओमेगा निकालना है। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डी थीटा बाय डी टी। ऑप्शंस दिखाएं लो। सर 0.7 आ रहा है। 1 आ रहा है, 1 आ रहा है सर। 1 आ रहा है, फिर से ट्राई करो। थीटा इज टी और स्क्वायर ऑप्शन 1 आ रहा है। अच्छा ऑप्शन 1 टी बाय सर 5। 0.7। ठीक है, अब आपको ओमेगा निकालना है। ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी। कुछ नहीं करना यार, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है और वही चीज़ है, बस छिलका बदलता जा रहा है क्वेश्चन का, अंदर का कंसेप्ट वही है। क्या करना है? डी बाई डी टी करना है जी। ठीक है, और डी बाई डी टी किसका करना है? टी स्क्वायर बाई 4t प्लस टी बाई 5। तो अब ये दो टर्म है, इनको इंडिविजुअली स्प्लिट कर लो। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। डी बाई डी टी पहले वाले टर्म का, टी स्क्वायर बाई 4t का, फिर प्लस डी बाई डी टी टी बाई 5 का। ठीक है, अब देखो बेटा, जब टी स्क्वायर था तो मैंने बोला ना कि कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो 1/40 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको बाहर लिख लो। 1/40 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, ये आ गया ये वाला टर्म। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? 1/5 डी बाई डी टी ऑफ टी, तो डी टी बाई डी टी आ गया। ठीक है, फिर इसको अगला स्टेप लिखेंगे तो क्या आएगा? 1/40 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी किया ना, 2t की पावर 1, तो 2t आ गया। ठीक है, और प्लस 1/5 डी टी बाई डी टी, ये आपका 1 आ गया। तो इसी को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? t/20 प्लस 1/5, ये आपका क्या आएगा? ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू t/20 प्लस 1/5। लेकिन किस टाइम पे पूछा है आपको? 10 सेकेंड्स पे। तो ओमेगा एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स जो आएगा t/20, t/20 मतलब 10/20 प्लस 1/5। तो 10/20 हो गया 0.5, और 1/5 क्या होता है? 0.2, तो 0.7 रेडियन पर सेकेंड है ना। तो आपका यूनिट जो आएगा वो नहीं लिख सकते ना, रेडियन नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा, इसलिए देखो ऑप्शन में भी यूनिट नहीं दिए हुए। 0.7 तो आ गया, लेकिन यूनिट क्यों नहीं दिया ये समझ आया बेटा? देखो थीटा का यूनिट नहीं दे रखा है ना, यस थीटा का यूनिट नहीं दे रखा, तो हम नहीं लिख सकते रेडियन, है ना। टाइम का यूनिट हमें खाली पता है, तो इसलिए ऑप्शन भी 0.7 हमारा आंसर आ गया। राइट, 0.7 इज द राइट आंसर। निकाल पाए इसको? यस Yes, sir. अब देखो एक चीज और बताता हूँ आपको मैं। देखो बेसिकली जो ऊपर छोड़ा है उसको हम टारगेट करेंगे लास्ट में, एक बार आपको बता दूंगा। ये इजी चीजें हैं, ये फॉर्मूलाज हैं बेसिकली, इनको तो हम यूज कर चुके हैं। ये कांस्टेंट इनटू डी वाई डी एक्स, ये हम तो यूज कर चुके हैं, आपको एक बार बता दूंगा। और ये जो है ना टिग्नोमेट्री के छोड़े हैं मैंने दो, एक ये टिग्नोमेट्री का, एक ये आपको सिंपल है, बताएंगे इसको भी। ठीक है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ जो फिजिक्स के रिलेटेड आपको काम आएंगे। जी ठीक है, मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर कोई वैल्यू है, कोई फंक्शन है, उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मुझे निकालनी है, तो उसको मैं डिफरेंशिएशन की हेल्प से निकाल सकता हूँ। ग्राफ पे मैंने आपको क्या बताया था? डिफरेंशिएशन क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑन अ ग्राफ? स्लोप, स्लोप है ना। स्लोप ऑन अ ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंशिएशन को। ठीक है, अब देखो ग्राफ पे जाते हैं, ये क्वेश्चन पे जाते हैं और बात करते हैं ग्राफ की। आ गया क्वेश्चन, ये रहा। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कब होगी किसी फंक्शन की? मैं एक प्लॉट करके आपको दिखा रहा हूँ, फिर आप बताना कि इसकी सर मैक्सिमम वैल्यू होगी कि मिनिमम होगी। ये इसका वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब एक फंक्शन में प्लॉट कर रहा हूँ, कोई भी रैंडम फंक्शन है। ठीक है बेटा, थोड़ा सिंपल कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये वैल्यू, ये फंक्शन है कोई भी। ठीक है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वाई की वैल्यू में क्या चेंज आएगा वो मुझे इस येलो ब्लू कलर के ग्राफ से दिखाई दे रहा है। ठीक है,
अब क्या मैं ये देख पा रहा हूँ कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पॉइंट ए पर है और इसकी मिनिमम वैल्यू पॉइंट बी पर है, देख पा Yes, रहे yes, हो? sir. ठीक है, लेकिन मुझे ये डिफरेंशिएशन से कैसे पता चलेगा? ठीक है, ये तो मैंने प्लॉट कर दिया, आपको दिखाई देगा। बट अगर मैं पॉइंट ए पर स्लोप की बात करूं, अगर पॉइंट ए पर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप क्या है पॉइंट ए पर बेटा? नहीं आ रहा समझ, कोई बात नहीं। ये ए से पहले वाले पॉइंट पार्ट को देखते हैं, जो पॉइंट ए है उससे पहले वाले पार्ट को देखते हैं। ठीक है, उस पर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, ये जिसको मैंने बोल दिया पॉइंट सी। यहाँ पे मैं स्लोप की बात करता हूँ, तो क्या आपको दिखाई दे रहा है यही स्लोप है? यस सर। क्योंकि यही वो एंगल है जो हॉरिजॉन्टल के साथ ही बनाएगा, यही स्लोप है। ठीक है, अब देखो सी का स्लोप निकालने के लिए मैंने क्या करना, जो मैं प्रोसेस अप्लाई करूंगा वो आप ध्यान से देखो। प्रोसेस क्या किया कि पॉइंट सी को लोकेट किया, जिस पॉइंट पे मुझे स्लोप निकालना था, उसके आजू बाजू में दो और पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये और एक थोड़ा सा दूर दूसरा पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो मुझे स्लोप मिल गया। अभी आजू बाजू कितना आजू बाजू होगा? कम वैल्यू लें कि ज़्यादा लें? कम लेंगे तभी एक्यूरेसी आएगी ना। तो अगर मैं बोलूँ कि मान लो मैं सी को ऐसे यहाँ पॉइंट नहीं ले रहा, मैं बहुत दूर दूर पॉइंट ले लेता, नज़दीक लेने के बजाय मैं पॉइंट ले लेता, एक ले लिया इधर कहीं, दूसरा कहीं और ले लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सी से जब पास करेगी ये लाइन तो जो स्लो एग्जैक्ट स्लोप को रिप्रेजेंट करे, कोई कुछ ना कुछ उसमें एरर आएगा, राइट। तो इसलिए क्या करते हैं, टू मिनिमाइज द एरर, ये पॉइंट यहाँ जो मैंने लिए हैं ये भी काफ़ी दूर है, बहुत दूर है, बट अगर एक्चुअल में देखोगे तो पॉइंट सी ऐसे दिखेगा आपको, और उसके जस्ट पास वाले दो पॉइंट दिखेंगे, वो ये दो पॉइंट है, और इन्हीं को ज्वाइन करके जब जो लाइन ड्रॉ होगी उसी लाइन का जो स्लोप रहेगा वही कहलाएगा क्या? स्लोप एट पॉइंट सी। ठीक है, सी पॉइंट कौन सा है? रेड कलर वाला। तो यहाँ पे आपको समझ आया। अब सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे पॉइंट ए पर। तो पॉइंट ए पर अगर मुझे स्लोप निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा बेटा? स्लोप एट पॉइंट ए के आजू बाजू में दो पॉइंट लूंगा, यस, पॉइंट ए के आजू बाजू में, पॉइंट ए आपका टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये मुझे पता है, ये तो मुझे ग्राफ से दिखाई दे रहा है। अब इसके ऊपर स्लोप निकालना है तो पॉइंट ए को लोकेट करेंगे सबसे पहले, कर लिया। ठीक है, पॉइंट ए के आजू बाजू में दो और पॉइंट लेंगे, एक इसके लेफ्ट में ले लिया, एक इसके राइट में ले लिया। अब मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं तो क्या आपको दिख रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई है? क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है? यस सर। Yes, sir. भाई जब टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर आप आजू बाजू में दो पॉइंट लोगे तो वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो कि हॉरिजॉन्टल होगी, यानी कि इन जो पैरेलल होगी किसके? एक्स एक्सिस के। तो स्लोप कितना हो गया फिर इस पे? थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बनाएगा ये? जीरो। मैक्सिमम जो पॉइंट होगा उस पे स्लोप जो होगा वो जीरो रहेगा। और सिमिलरली मिनिमम वाले पे बात करें, मिनिमम वाला पॉइंट बी था, उसके आजू बाजू में भी मैं जब दो पॉइंट लूंगा तो क्या उनसे पास होने वाली लाइन भी हॉरिजॉन्टल रहेगी? रहेगी। तो यहाँ भी स्लोप क्या होगा? Zero. जीरो। और स्लोप क्या होता है? स्लोप ही क्या होता है? डिफरेंशिएशन, है ना। स्लोप को क्या बोलते हैं? इसका मतलब है स्लोप Difference. जीरो का मतलब है कि डिफरेंशिएशन इज आल्सो जीरो। कहाँ कहाँ पर? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू पे। ठीक है, तो ये बात अगर मुझे समझ आ गई तो अब मुझे देखो y एज ए फंक्शन दे रखा है, y को मुझे ग्राफ नहीं दिया, y को एज ए फंक्शन दे दिया x का। तो y इज गिवन एज y इज गिवन एज 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं फाइंड आउट करूँगा कि मुझे y की मैक्सिमम y की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि a पर मैक्सिमम है और b पर मिनिमम है, ठीक उसी तरीके से मुझे फाइंड आउट करना है। तो मेरा पहला स्टेप होगा कि मैं dy बाई dx निकालूँ, dy बाई dx निकालूँ। क्यों निकालूँ? क्योंकि मुझे यहाँ से पता चला कि जो भी मैक्सिमम पॉइंट होगा या मिनिमम वैल्यू का पॉइंट होगा वहाँ पर स्लोप क्या है? जीरो है, और स्लोप ही क्या होता है? डिफरेंशिएशन।
तो ताकि मैं dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको 0 से इक्वेट करके मैं x की वैल्यूज निकाल लूंगा, जहाँ पर या तो वैल्यू मैक्सिमम रहेगी या वैल्यू मिनिमम रहेगी। तो पहले ये काम करो, आप dy बाई डी एक्स निकालो, y का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, ये फाइंड आउट करो। फिफ्टी एक्स माइनस 10। तो क्या किया बेटा, 25 एक्स स्क्वायर था, 25 इंटू 250, एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो x 50x माइनस 10 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 0 और 5 कांस्टेंट था तो उसका डिफरेंशिएशन भी 0, x का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का 0, तो 50x माइनस 10 इज द dy बाई डी एक्स वैल्यू। अब मुझे मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट निकालना है, वैल्यू मैक्सिमम y की मैक्सिमम वैल्यू वाला पॉइंट और मिनिमम वैल्यू वाला पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, इस स्लोप को इक्वेट कर दूंगा 0 से, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड एट पॉइंट्स ऑफ मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, dy बाई डी एक्स को 0, यानी कि यहाँ से 50x माइनस 10 को 0 से इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बेटा मेरे पास, 10 बाई 50 इक्वल्स टू 0.5। तो जो y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ पे लाई करेगी, जब x की वैल्यू क्या होगी 0.5। ऐसे ही है ना भाई, स्लोप 0 है, मान लो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0.5 रही होगी, उस समय y की वैल्यू मैक्सिमम है या फिर मिनिमम, मिनिमम या मैक्सिमम मुझे पता नहीं है अभी। तो y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी तब x की वैल्यू 0.5 के बराबर रहेगी। हाँ ठीक है सर x की वैल्यू 0.2 आएगी ना यहाँ पे? हाँ सॉरी 0.2 आएगी, सॉरी हाँ, ये आपकी x की वैल्यू 10/5, हाँ 10/50 तो 0.2, तो x की वैल्यू 0.2 के ऊपर जो भी होगा, या तो मैक्सिमम रहे या मिनिमम वैल्यू जो भी रहे, तो x की वैल्यू 0.2 होनी चाहिए उससे। तो मैं x की वैल्यू 0.2 रख के देख लेता हूँ y में, y इज इक्वल टू 25 इंटू 0.2 स्क्वायर्ड माइनस 10 इंटू 0.2 एंड प्लस 5, इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 0.2 इंटू 0.2 कितना होता है 0.04 इंटू 25, करो बेटा इसको। कितना आ रहा है, -5 और 6 -20 माइनस 20 क्यों कर दिया मैंने, 2 आएगा ना, तो 1 - 2 + 5, तो ये कितना आ रहा है बेटा 4। तो y की जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है वो है 4 है। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, दो एलिमिनेट हो गए, एक 2 और 3 नहीं आएगा, या तो y की मिनिमम वैल्यू 4 है या y की मैक्सिमम वैल्यू 4 है। अभी देखो आप मुझे एक चीज और बताओ, क्या ये y इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है x के साथ, ये और बता दो। डिक्रीज इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, 4 के बाद, 4 के बाद x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4 इसमें रख के देखो एक बार, x ग्रेटर देन 4। अभी कंफ्यूजन हो रहा है ना कि मिनिमम आई की मैक्सिमम आई, तो x से एक ज्यादा वैल्यू रख के देख लो, x जो आपका 0.2 आया था ना उससे थोड़ी Increase ज्यादा वैल्यू रख के देख लो, 0.2 की बजाय आप 0.5 रख के देख लो, इसमें क्या आ रहा है आंसर देखो, वो ज्यादा आ रहा है 4 से कि कम आ रहा है, एक बार वैल्यू रख के देखो, x की जगह 0.5 या 1 रख लो, 0.5 छोड़ो 1 रख लो, 1 इज ग्रेटर देन 0.2 ना, तो 1 रख के देखो x की जगह सर ज्यादा है। क्या आ रहा है, y एट x इक्वल्स टू 1 कितना आ रहा है 25 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 5, ये कितना आ रहा है बेटा 25 माइनस 10 प्लस 5, तो ये आपका 20 आ गया। ठीक है, तो जब y की वैल्यू 20 भी हो सकती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी y की मिनिमम वैल्यू 4 है,
है ना, मैक्सिमम या मिनिमम ही हो सकती थी, तो मैक्सिमम तो उससे ज़्यादा भी जा रही है ना, तो 20 गया, उससे ज़्यादा वैल्यू रखोगे, 2 रखोगे तो और बड़ी वैल्यू आएगी, और बड़ी वैल्यू आएगी, फिर आगे जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऐसा है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है टाइम के साथ, यानी कि इसकी कोई मिनिमम वैल्यू रहेगी आपकी, ऐसे रहेगा ये 0.2 है एक्स की वैल्यू, यहाँ पे मान लो ये इधर से आ रहा था, मिनिमम वैल्यू आई, उसके बाद फिर ये इंक्रीज करता चला गया, ठीक है। तो आपने अल्टीमेटली निकाल लिया पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, जहाँ पे x की वैल्यू 0.2 है और y की वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। कैसे निकाला, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन की हेल्प से कैसे निकाल पाए, क्योंकि हमें पता था कि रेट ऑफ चेंज को कोई क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, और रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पे क्या होता है, जीरो हो जाता है, यानी कि स्लोप या डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। तो मैंने y इज गिवन एज ए फंक्शन, तो पहले उसका डिफरेंशिएशन किया, उसको जीरो से इक्वेट किया ताकि मुझे पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू के या मिनिमम वैल्यू का पॉइंट मिल सके, तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे x की वैल्यू मिली, और जिससे मुझे पता चला कि x की 0.2 पे या तो मिनिमम वैल्यू होगी y की या मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो उसमें मैंने x की 0.2 वैल्यू रखी और फिर y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मैं निकाल पाया, ठीक है। तो इससे ऑप्शन 1 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, जो पुराना कंसेप्ट मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन का, इसको करना होमवर्क में, वैल्यू डालोगे सीधा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको वेलोसिटी निकालना है, तो ये आप निकाल पाओगे। फिर यहाँ पे ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें डी टी बाय डी टी निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैल्यूज डालो आंसर आएगा, ठीक। फिर यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ भी वेलोसिटी निकालना है, तो ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ जो ऊपर छोड़ दिए हमने, वो ये है, पहला ये करो, जब आपको ऐसे दिया हो dy बाई डी एक्स निकालना है और y और x अलग अलग दे रखे हो, y ये दे रखा है, x अलग दे रखा है, यानी y एक इम्प्लिसिट फंक्शन है टाइम का और x भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है टाइम का, तो ये दोनों फंक्शन है इंडिविजुअली, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x, तो कैसे निकालोगे, देखो इससे हिंट है, लेफ्ट साइड में हिंट दे रखा है आपको, क्या मैं dy बाई डी टी निकाल सकता हूँ, क्योंकि y फंक्शन है, Yes, sir. टाइम दे रखा है, तो dy बाई डी टी तो बहुत आसान है निकालना, और क्या मैं dx बाई डी टी भी निकाल सकता हूँ, Yes, क्योंकि sir. टाइम Yes, ये भी sir. दे। अब मैं क्या करूँगा, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए मैं लिख दूंगा यार कि इसको dy बाई डी टी और इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मिल जाएगा, राइट, ये मुझे मिल जाएगा वैल्यू। तो अब करो, पहले वैल्यूज निकालो, सबसे पहले dy बाई डी टी निकालो, क्या आएगा, टी क्यूब प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, और dx बाई डी टी 2t, यहाँ वैल्यू रखो, Yes, sir. dy बाई डी टी आया आपका Sir, 3t option स्क्वायर, C आएगा. और dx dt बाई डी एक्स क्या आएगा, dx बाई डी टी का 1 बाई रेसिप्रोकल है ना, तो 1/2t, तो 3t स्क्वायर बाई 2t, t से t गया Yes, sir. 3/2t, तो 3/2t ऑप्शन कौन सा है हमारा, Option C. ऑप्शन नंबर सी। तो अगर ऐसे दे रखा हो तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो dy बाई डी टी था, आपका dy बाई डी यू भी हो सकता है, तो जो कटेगा ना वो सेम वैल्यू रहनी चाहिए, यानी डी यू से डी यू कट जाएगा, यहाँ पे डी थीटा से डी थीटा, तो कोई भी इंडिविजुअल जो इनके बीच में कॉमन फंक्शन होगा, जैसे यहाँ पे टाइम पे डिपेंड कर रहे थे दोनों, ये थीटा पे भी डिपेंड कर सकते थे, किसी और चीज़ पे भी डिपेंड कर सकते थे, तो हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें डिफरेंशिएशन में चेन रूल है, ये तो हम यूज़ कर चुके हैं अभी, इनको एक बार फॉर्मूला यहाँ से पढ़ लेना, ये भी हो गया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के हिसाब से करते जाओ। एक इसका एग्जांपल है ये वाला, ये तो आप इजीली कर लोगे, अभी तो ट्राई करो एक बार, 2x टू द पावर -4 + 9, डिफरेंशिएट करो इसको x के रिस्पेक्ट में, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है।
ठीक है बेटा। तो पहला टर्म जो है मेरा वो डी बाई डी टी ऑफ 20x⁻⁴ है, ठीक है। तो 20 एक कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, Yes, sir. डी बाई डी एक्स ऑफ x⁻⁴ तो -4 इज n और x⁻⁴ -1, ठीक, ये हो गया। और डी बाई डी एक्स ऑफ 9 कितना आएगा, कांस्टेंट था तो सिर्फ कांस्टेंट ही था, उसके साथ x था नहीं तो 0 आ गया, ठीक। अब यहाँ से आया -80, X raised to तो ये मेरा dy बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। तो मैं आंसर निकाल पाया। इसके अलावा ये कांस्टेंट तो आपको बता दिया कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये हो गया है। e⁻x ये कभी फिर समझेंगे, बहुत सही चीज़ है, जब लोगरिथम कभी पढ़ाएंगे तो e⁻x को समझेंगे। बट अभी के लिए ये याद रखो कि अगर कहीं e⁻x दिखे, उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, सेम e⁻x ही आएगा। ये डिफरेंशिएशन, इसका रेट ऑफ चेंज खुद के बराबर ही होता है, इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, इसको ना थोड़ा सा ऐसे समझो, मान लो एक चीज़ थी, ठीक है, ये हर एक सेकंड में डबल हो जाती है, तो इधर रेट ऑफ चेंज कितना आया, फर्स्ट सेकंड में कितना आया बेटा रेट ऑफ चेंज, कितने बढ़े, कितने बढ़े, एक बढ़ा ना, खुद की वैल्यू के बराबर। मान लो e⁻x था, तो ये कितना बढ़ा एक सेकंड में, खुद के बराबर बढ़ गया, 2e⁻x हो गया ना खुद के बराबर। फिर अगले सेकंड में क्या होगा, डबल फिर से हो गए, तो अगले सेकंड में रेट ऑफ चेंज कितना आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू थी उसके बराबर। फिर थर्ड स्टेप में ऐसे ऐसे होगा ये ना, तो जो इसकी वैल्यू रहेगी इनिशियल वैल्यू उसी के बराबर ये चेंज हो जाएगा अगले स्टेप में, तो इसी को बोलते हैं सेम रेट ऑफ। तो इसी का रेट ऑफ चेंज जो आएगा वो खुद इसी के बराबर आएगा, उसका मतलब ये है, इसीलिए एक्सपोनेंशियल बोलते हैं कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे होता है ना। अब दो फॉर्मूला है, बहुत आसान आसान। पहला डी बाई डी एक्स, ये देखो टिग्नोमेट्री में और भी फॉर्मूलाज होंगे, साइन कोसाइन टेंजेंट सब होगा, कोट भी होगा, सीकेंड भी होगा, कोसिकेंड भी होगा, बट हम जो आमतौर पर देखते हैं वो दो ही होते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा, इनसे हमारा काम चल जाता है। इसके अलावा पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप में, जहाँ पे आपको पूरे डिटेल्ड फॉर्मूलाज लिखे होंगे, तो वहाँ से आप रेफर कर सकते हो एज ए शीट उसको। उनमें और भी बहुत सारे टॉपिक है, तो उनको फिर कभी हम टारगेट करेंगे। अगर आपको वो टॉपिक आते हैं तो उनको रिवाइज आप लोग टाइमली कर सकते हो, पहले ही है ना, पहले भी पढ़ सकते हो, जब आपको यूज़ करना हो कर लो उन फॉर्मूलाज को। अब दो चीज़ बच गई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, सबसे पहला है साइन, साइन थीटा बोल लो, साइन एक्स बोल लो, है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइन फंक्शन क्या होगा, कोस फंक्शन के बराबर, ठीक है। तो इसको कभी ऐसा भी मिलेगा, डी बाई डी बाई डी थीटा और साइन थीटा इसके बराबर होगा कोस थीटा के बराबर। और इसका उल्टा क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स किसके बराबर हो, माइनस साइन एक्स के बराबर, यानी कि नेगेटिव ऑफ साइन फंक्शन। इसका ऐसा भी मिलेगा कभी कि डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो सेम ही बात है, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, यूज़ करने का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको ट्राई करते हैं। हमें साइन, हमें y दे रखा है, y इज इक्वल टू, अब देखो कोई बच्चा सोच रहा होगा सर ये y क्यों लिख रहे हो, कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख लो, y लिख लो, z लिख लो, जो भी लिखना है, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 5 दिया, फाइंड आउट करना है dy बाई dx, करो फाइंड आउट, कैसे करोगे, जब y है साइन ऑफ 3x प्लस 5, तो साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस फंक्शन। sir cos 3 है। देखो पहले क्या करेंगे बेटा, हम लोग चेन रूल भी इसमें अप्लाई करेंगे। पहले तो देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x प्लस 5 करना है हमें, तो साइन फंक्शन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कोस, अभी देखा कोस ऑफ 3x प्लस 5 हो गया, जो भी इसके अंदर था। लेकिन अंदर क्या x है कि x का कोई फंक्शन है, x का एक फंक्शन है जो कि 3x प्लस 5 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एज पर चेन रूल हमें इस फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के साथ, ठीक है। अगर सीधा सीधा देखो ऐसा होता डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो क्या करते, सीधा लिख देते कोस ऑफ एक्स,
या ऐसा होता कि d बाय d 3x प्लस 5, यानी 3x प्लस 5 के हिसाब से साइन 3x प्लस 5 कैसे चेंज हो रहा है, तो कैसे चेंज होता है, सीधा लिखते हैं उसको आंसर में इक्वल्स टू कोस ऑफ 3x प्लस 5, ये आंसर हो जाता है। क्योंकि हमारा चेंज किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, 3x प्लस 5 के में नहीं देख रहे अभी, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम x के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो हमें क्या पता करना पड़ेगा, हमें साइन का जो रेट ऑफ चेंज आएगा वो कोस 3x प्लस 5 आएगा, लेकिन कोस 3x प्लस 5 इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ x, तो फिर इसको फिर से डिफरेंशिएटर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यू हम यहाँ रखी cos 3x प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 5। तो हमें ये तो नई बात पता चली थी कि साइन का फंक्शन जो डिफरेंशिएशन का कोस होता है, और 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन अभी तक करते आए हैं। क्या आएगा इसका आंसर, 3 प्लस 0, है ना, यही आएगा ना। तो ये हमारा आंसर फाइनल क्या आ गया, 3 cos 3x प्लस 5, ये आ गया dy बाई dx, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस साइन 3x प्लस 5 इज 3 टाइम्स ऑफ cos 3x प्लस 5, ठीक है। तो बेटा अभी हमारे जो डिफरेंशिएशन के बेसिक क्वेश्चन में आपके लिए लाया था वो हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा उम्मीद है कंसेप्ट समझ आया होगा। और ये क्वेश्चन जो फिजिक्स से रिलेटेड थे इस तरीके के जो बच गए यहाँ पे आपको टिक कर दिया है, ये होमवर्क में करना है आप लोग, ठीक है। इजी है, सिमिलर क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ और एडवांस टॉपिक आएंगे वो साथ साथ हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इंटीग्रेशन रहेगा वो थोड़ा टफ रहेगा, इससे उसको हम समझेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी अगली क्लास मैथ्स की जब होगी उसमें पढ़ा देंगे, ठीक है। अब जिनको डाउट है वो स्टे करो, बाकी लोग जा सकते हो, डाउट पूछ लो। बाय सर। बाय सर।